हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन कुमार और आज हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो तीसरा चैप्टर है ओल्ड इंग्लिश, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और ओल्ड इंग्लिश का ये वीडियो जो है वो पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखने के लिए आप हमारे चैनल यूट्यूब में जो चैनल है एपेक्स इंग्लिश क्लासेस बाय रोशन सर, उसको आप उसमें जाके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। और पार्ट 1 देखिएगा तो ये ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ओके, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होइएगा पार्ट 1 तो पार्ट 1 आप जाके देख लीजिएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पार्ट 1 जो वीडियो है उसका मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। ओके, ये है आपका ओल्ड इंग्लिश का पार्ट 2। ओके, मतलब ये दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो हमने ऑलरेडी बना डाला है। ओके, ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। डायलेक्ट्स ऑफ, ये जो डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, डायलेक्ट्स मतलब होता है भाषा या उपभाषा। जैसे हम लोग जैसे हिंदी बोलते हैं हम लोग, तो बहुत सारे लोग उपभाषा भी बोलते हैं। जैसे रूरल लैंग्वेज जो होता है, देहाती है ना, जो हम लोग बिहार में खासकर यूज करते हैं, है ना। हम लोग जो आम बोलचाल की जो भाषा यूज करते हैं वो उसी को हम डायलेक्ट्स बोलते हैं। जैसे भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, ये सब जो है डायलेक्ट्स बोल सकते हैं। इसको लैंग्वेज नहीं कहेंगे, लैंग्वेज आपका हिंदी है। ओके, चलिए ठीक है। तो ये डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। और ओल्ड इंग्लिश जो पुरानी अंग्रेजी है उसका जो डायलेक्ट्स है, उपभाषा, वो कौन कौन सी थी और कैसी थी, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। देयर इज ए क्लियर लाइन ऑफ डिसेंट फ्रॉम द स्पीच ऑफ द एंग्लो सैक्सन्स टू द मॉडर्न इंग्लिश इन मैटर्स ऑफ साउंड्स, वोकैबुलरी, ग्रामर एंड स्पेलिंग। ध्वनियों, साउंड्स मतलब क्या होता है? ध्वनि। जैसे हम अभी बोल रहे हैं आपको तो कुछ कान में जा रही होगी, सुनाई दे रही होगी, तो वो ध्वनि है। जैसे प्रोनंसिएशन आप कर सकते हो, उसको उच्चारण कैसे बोलते हैं हम लोग किसी भी शब्द को। ओके, तो ध्वनियों, शब्दावली। ओके, शब्दावली जैसे बैड हो गया, गुड हो गया, गो हो गया, कम हो गया, ये सब क्या है? वोकैब है, वोकैबुलरी है। ओके, व्याकरण, ग्रामर तो आप जानते ही हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये सब क्या है? व्याकरण। वर्तनी, ओके, वर्तनी मतलब स्पेलिंग। जैसे अब गुड का स्पेलिंग अगर हम लिखते हैं तो गुड का स्पेलिंग GOOD, गुड, गुड मतलब अच्छा, तो उसका स्पेलिंग GOOD ही होता है। ओके, तो इसको हम स्पेलिंग कहते हैं, उसी को वर्तनी बोलते हैं। तो ध्वनि, शब्दावली, व्याकरण, वर्तनी के मामलों में एंग्लो सेक्शंस के बारे में हमने पहले ही बता चुका हूँ। ओके, फर्स्ट वीडियो में। की बोली से ही आधुनिक अंग्रेजी की उत्पत्ति की स्पष्ट लाइन खींची गई है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आधुनिक अंग्रेजी जो है, जो अभी हम लोग आधुनिक अंग्रेजी, मॉडर्न इंग्लिश जो अभी हम बोलते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो जो आधुनिक अंग्रेजी है, मॉडर्न इंग्लिश है, वह उसकी उत्पत्ति जो है एंग्लो सेक्शंस की बोली भाषा से हुई है। एंग्लो सेक्शंस एक जाति था जर्मनी का। ओके, तो उससे ही उसकी जो बोली थी, उसी की बोली से जो है मॉडर्न इंग्लिश जो अभी हम लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, ओके, सुनते हैं, वो जो अंग्रेजी है उसकी जो बोली है, भाषा है, वह एंग्लो सेक्शंस की जो भाषा थी या बोली थी, उसी से इसकी मतलब ये मॉडर्न इंग्लिश की जो बोली है उसकी उत्पत्ति एंग्लो सेक्शंस की भाषा या बोली से ही हुई है। ओके, बट लेकिन ओल्ड इंग्लिश was not a single uniform language। ये रेड लाइन से आपका लिखा हुआ है। रेड लाइन से लिखने का मतलब है
ये जो सेंटेंस है या ये जो पॉइंट है ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या इससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो मेरे समझ से आप अपना जो बुक लेके बैठे हुइएगा वीडियो देखने के वक्त, तो उसमें ये लाइन, ये अंडरलाइन अपने बुक में ये कर लीजिएगा। बाद में इसी से ऑब्जेक्टिव बनेंगे और इसी से पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी है उसको हमने रेड कर दिया है। ओके, तो ओल्ड इंग्लिश वाज नॉट ए सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज। पुरानी अंग्रेजी की भाषा, पुरानी अंग्रेजी की जो भाषा थी, ओल्ड इंग्लिश की जो भाषा थी, एक समान समरूपी भाषा नहीं थी। मतलब हिंदी जो है अभी जो भाषा आप बोलते हैं, समझते हैं, वह समरूपी है। आप बिहार में ही हिंदी बोलिए या उत्तर प्रदेश में हिंदी बोलिए या दिल्ली में बोलिए, मुंबई में बोलिए, सभी जगह एक ही हिंदी आपको मिलेगा। एक ही ग्रामर होगा, एक ही उसका शब्द होता है, एक ही बोली होती है, एक ही तरीके के बोला जाता है। ओके, उसके प्रोनाउंसिएशन भी लगभग सेम होते हैं। ओके, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है तो उससे कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ओके, लेकिन जो ओल्ड इंग्लिश की भाषा थी वो समरूपी नहीं थी। जैसे इंग्लिश अगर हम बोलते हैं तो अभी अपने यहाँ जो इंग्लिश बोलते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश है। उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन, ओके, वो अमेरिकन इंग्लिश से थोड़ा सा अलग है। ओके, आप हॉलीवुड फिल्म देखे हुइएगा तो अमेरिका वाला, तो वहाँ पे देखिएगा कि उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है अलग होता है, और अपने यहाँ जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उसका जो प्रोनाउंसिएशन है अलग होता है। ओके, तो उसी तरह है ओल्ड इंग्लिश की जो भाषा थी वह एक समान समरूपी नहीं थी। मतलब इंडिया में कुछ और बोला जाता था उसको, मतलब किसी और अन्य ढंग से बोला जाता था, लंदन में किसी अन्य ढंग से, जर्मनी में कोई और ढंग से, फ्रांस में किसी अन्य ढंग से, मतलब उसके प्रोनाउंसिएशन में थोड़े थोड़े से मतलब अलग अलग था। ओके, यही सब बातें हैं। आगे देखिए, We can distinguish 4 dialects in Old English। हम लोग या हम पुरानी अंग्रेजी जो ओल्ड इंग्लिश है, पुरानी अंग्रेजी जो भाषा है में से 4 उपभाषाओं को अलग कर सकते हैं। ओके, पुरानी अंग्रेजी की जो भाषा थी वो 4 उपभाषा थी। भाषा एक थी लेकिन जो उपभाषा थी, ओके, जो उपभाषा थी वह 4 थी। डायलेक्ट्स मतलब उपभाषा। ओके, और वो कौन कौन थी? तो दे आर केंटिश, नॉर्थम्ब्रियन, मर्सियन एंड वेस्ट सेक्शंस। ये सब उपभाषा का नाम है। उपभाषा का क्या क्या नाम है? केंटिश हो गया, नॉर्थम्ब्रियन हो गया, मर्सियन हो गया और वेस्ट सेक्शन हो गया। ये सब उपभाषा है। किसकी उपभाषा है? ओल्ड इंग्लिश की उपभाषा है। ओके, भाषा तो एक है इंग्लिश, जो पुरानी अंग्रेजी है उसकी, लेकिन उसकी उपभाषा जो है वह कितनी है? तो 4 उपभाषा है। नाम लिखा हुआ है केंटिश, नॉर्थम्ब्रियन, मर्सियन, वेस्ट सेक्शन। 10 का हिंदी होता है इस प्रकार, इसको थस नहीं पढ़िएगा, 10 इसको पढ़ते हैं। ओके, 10 इस प्रकार, इट कैन बी सेड डैट, यह कहा जा सकता है कि, इट कैन बी सेड डैट मतलब यह कहा जा सकता है कि ओल्ड इंग्लिश वाज डायलेक्टिकल, पुरानी अंग्रेजी द्विभाषी थी, एक भाषी नहीं थी। द्विभाषी कहने का मतलब है कि यह पुरानी अंग्रेजी का जो भाषा था वो एक भाषा नहीं था, द्विभाषी थी। ओके, क्योंकि उसकी उपबोलियां भी कितने थे? 4 थी, इसलिए इसको कहता है कि यह एक भाषी नहीं थी, यह क्या थी? द्विभाषी थी, डायलेक्टिकल था। ओके, दिस इज अंडरस्टैंडेबल बिकॉज, यह समझने योग्य है क्योंकि, अंडरस्टैंडेबल मतलब होता है समझने योग्य। 3 डिफरेंट एंग्लो सेक्शन ट्राइब्स वेयर इन्वॉल्व, मतलब इसमें 3 अलग अलग एंग्लो सेक्शन जनजातियाँ शामिल थी। एंग्लो सेक्शंस में भी जनजातियाँ थी, जो 1-2 नहीं थी, बिल्कुल, मतलब जनजाति भी एंग्लो सेक्शंस थी, लेकिन वो जो जनजातियाँ जो थी उसमें 3 जनजातियाँ मिली हुई थी एंग्लो सेक्शंस में। ओके, जैसे हिंदू ही धर्म है तो उसमें कितनी जातियाँ है?
तो बहुत सारी जातियाँ हैं। ओके, आप भी जानते हैं। तो उसी तरह एंग्लो सेक्शंस जो था वह उसमें कितने 3 अलग अलग एंग्लो सेक्शंस जनजातियाँ उसमें शामिल था। ट्राइब्स मतलब होता है, ये जो ट्राइब्स है उसका मतलब होता है जनजाति। ओके, ट्राइब्स मतलब क्या होता है? जनजाति। एंड इट वाज बट नेचुरल दैट ए वैरायटी लैंग्वेजेस एग्जिस्टेड, और यह स्वाभाविक सी बात थी कि भाषाओं में विविधता मौजूद थी। ओके, मतलब अब मान के चलिए हिंदू में ही है, तो अगर आप जाइएगा उड़ीसा जाइएगा या बंगाल जाइएगा तो भाषा थोड़ी सी अलग अलग सी हो जाती है। उसी प्रकार से सारे हिंदू ही है। ओके, हिंदू ही है, वहाँ भी दिल्ली में भी हिंदू है, महाराष्ट्र में भी हिंदू है, सभी जगह सारे ही जितने भी राज्य है सभी जगह हिंदू है। लेकिन उसकी जो भाषा होती है, उसकी जो बोली होती है वह क्या होता है? थोड़ी सी अलग अलग होती है। उसका टोन अलग अलग होता है, उसका जो उच्चारण होता है वो अलग अलग होता है। तो एंग्लो सेक्शंस में भी 3 उपजातियाँ शामिल थी, इसलिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन था, बोली थी, वो भी क्या थी? वह स्वाभाविक से मतलब अलग अलग थी। मतलब उसमें विविधता मौजूद था। विविधता मतलब होता है वह वैरायटी किस्म का मतलब लैंग्वेज था। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओके, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है, यहाँ देखिए आप, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका मतलब होता है विशेषता। इसका मतलब क्या होता है? विशेषता। ऑफ ओल्ड इंग्लिश मतलब पुरानी अंग्रेजी की, जो ओल्ड इंग्लिश है पुरानी अंग्रेजी, इसकी जो विशेषता थी वह क्या थी? पुरानी अंग्रेजी की जो विशेषता थी वह क्या थी? तो कुछ विशेषता थी इसकी, चलिए हम देखते हैं कौन कौन सी विशेषता थी। तो पुरानी अंग्रेजी की कुछ विशेषताएं। ओके, पुरानी अंग्रेजी की कुछ विशेषताएं। सम फीचर्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, पुरानी अंग्रेजी की कुछ विशेषताएं। फीचर्स मतलब क्या होता है? विशेषता होता है। फीचर्स मतलब क्या होता है? विशेषता होता है। मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड, इस अवधि के ग्रंथों को पढ़ने और समझने में बहुत कठिनाई पैदा करती है। इस अवधि के जो ग्रंथ हैं, टेक्स्ट, यहाँ पे जो टेक्स्ट आप देखते हैं, टेक्स्ट का हिंदी होता है ग्रंथ। ओके, टेक्स्ट का हिंदी क्या होता है? ग्रंथ। The language looks different, भाषा अलग दिखती है, because of its alien spelling, unfamiliar vocabulary and a totally different grammatical structure, क्योंकि भाषा की अपनी अजनबी वर्तनी थी। वर्तनी मतलब जो स्पेलिंग है, ये जो स्पेलिंग है भाषा की वो अलग थी। अनफैमिलियर वोकेबलरी था, अपरिचित शब्दावली था, और एक पूरी तरह से एंड ए टोटली डिफरेंट मतलब पूरी तरह से अलग थी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, और उसका जो व्याकरण का संरचना थी वो भी क्या थी? बहुत ही अनफैमिलियर मतलब क्या है? स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट था। डिफरेंट मतलब बिल्कुल अलग था। जैसे हम लोग अगर अभी आप जानते होइएगा कि हम लोग लिखते हैं कि राम, ओके, राम इज अ बॉय, क्या लिखते हैं हम? राम इज ए बॉय। तो ये जो है राम के साथ हम इज का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? आर का भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो यही ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो है इसमें। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। द राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी फाइंड विथ टुडे। पुरानी अंग्रेजी की जो लेखन प्रणाली थी, मतलब लिखने की जो शैली थी, ओके, आज की लेखन प्रणाली से बिल्कुल भिन्न थी। आज जैसे हम लोग लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं? बाएं से दाएं लिखते हैं। ओके,
ए रहता है, बी रहता है, सी रहता है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं? ए बी सी डी, ओके, इस प्रकार से रहता है। या कोई सेंटेंस ही लिखते हैं हम लोग तो क्या लिखते हैं? पहले जैसे यह एक कलम है तो दिस इज अ पेन, ओके, दिस इज अ पेन, ये क्या है? दिस इज ए पेन है। तो ये जो है आपका अभी का स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर ओल्ड इंग्लिश की हम लोग बात करें, ओल्ड इंग्लिश की बात करें, तो जरूरी नहीं है कि दिस इज ए पेन है यहाँ पे, तो अब उस समय भी दिस इज ए पेन ऐसा ही होता था। उस समय यह एक कलम का अंग्रेजी ऐसे भी हो सकता था, यह एक कलम है तो दिस, यह एक कलम है तो दिस ए पेन इज, ओके। तो उस समय ऐसा स्ट्रक्चर चलता था। तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी क्या था? पूरी तरह अलग थी, लेखन प्रणाली अलग थी, सब कुछ अलग था, स्पेलिंग अलग था, बोलने का तरीका अलग था, सब कुछ अलग था अभी की तुलना में, ओके। आगे हम लोग देखते हैं, व्हेन द एंग्लो सेक्शंस केम टू इंग्लैंड, जब एंग्लो सेक्शंस इंग्लैंड आए तो दे यूज्ड ए सिस्टम ऑफ राइटिंग which was in use in north and western part of Europe, okay, present day Germany and Scandinavia, okay। जब एंग्लो सेक्शंस इंग्लैंड आए, ओके, तो दे यूज्ड ए सिस्टम ऑफ राइटिंग विच वाज इन द यूज इन द नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप। वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, ये जो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, ओके, वह वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप प्रेजेंट जो है प्रेजेंट डे, अभी का जो डे है, वह उसको जर्मनी और स्कैंडिनेविया को वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप कहते हैं, क्योंकि जर्मनी और स्कैंडिनेविया ये यूरोप महादेश में ही पड़ता है, ओके। उन्होंने लेखन की एक अलग प्रणाली का उपयोग किया जो यूरोप के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में प्रचलित है, और वर्तमान जो देश है जर्मनी और स्कैंडिनेविया है, ओके। दिस राइटिंग सिस्टम यूज्ड द र्यूनिक अल्फाबेट, इस लेखन प्रणाली में र्यूनिक वर्णमाला का उपयोग किया गया था। इस लेखन प्रणाली में किसका इस्तेमाल किया गया था? र्यूनिक वर्णमाला का इस्तेमाल किया गया था। र्यूनिक अल्फाबेट क्या होता है वो देखिए आगे। द र्यूनिक कैरेक्टर्स वी आर कंपोज्ड ऑफ शार्प स्ट्रेट लाइन्स विदाउट कर्व्स, जो र्यूनिक अक्षर होता है बिना घुमाव के स्पष्ट सीधी रेखाओं से बनी होती थी। जैसे हम लोग अभी ABCD जो लिखते हैं, ओके, अभी का जो ABCD हम लोग लिखते हैं वह ABCD और उस ज़माने के जो ओल्ड इंग्लिश का जो ABCD था उसमें एक कैरेक्टर्स आया है र्यूनिक अल्फ़ाबेट। जैसे अभी ABCD को अल्फ़ाबेट कहते हैं तो उस ज़माने में भी क्या था? अल्फ़ाबेट था, और एक अल्फ़ाबेट है र्यूनिक अल्फ़ाबेट। लेकिन र्यूनिक अल्फ़ाबेट जो था अभी के अल्फ़ाबेट से बिल्कुल अलग था, उसमें घुमावदार कुछ भी नहीं होता था। जिस तरह हम आगे देखते हैं र्यूनिक अल्फ़ाबेट कैसे लिखा जाता था, ओके। ये है आपका र्यूनिक अल्फ़ाबेट। ये क्या है आपका? र्यूनिक अल्फ़ाबेट। जैसे यह जो है बिना घुमाव के होता था, यहाँ पे लिखा हुआ ना कि र्यूनिक अक्षर जो है, जो र्यूनिक अक्षर है बिना घुमाव के स्पष्ट रेखाओं से बनी थी, ओके, बिना घुमाव के। जैसे अभी हम लोग लिखते हैं ना ऐसे AB, तो ये घुमा ना, SC ये घुमा, D भी क्या है? घुमाव है, ओके। लेकिन जो र्यूनिक अभी का जो है ये है, लेकिन र्यूनिक अक्षर बिना घुमाव के था, मतलब इसमें घुमाव नहीं था, ओके। जैसे आगे देखिए, घुमाव नहीं था तो कैसा था, सो देखिए आपका यही है र्यूनिक अल्फ़ाबेट, ओके। ये क्या है? र्यूनिक अल्फ़ाबेट,
यूनिक अल्फ़ाबेट्स। ओके, यही है आपका यूनिक अल्फ़ाबेट्स। देखिए अभी का ए और यूनिक का ए कैसा है? ओके, इसमें घुमाव नहीं है। जैसे एच बी देखिए कैसा है, अपने यहाँ बी जो है ऐसा है, ए घुमा आपका। ओके, एक घुमाव है ना, ऐसे ऐसे घुमाव है। लेकिन यूनिक कैरेक्टर में कैसा है, थोड़ा भी नहीं घूमेगा। ओके, एक घुमा नहीं ना घुमा, आपका स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। सी भी लिखिएगा तो ये सी जो है, अभी सी हम इस तरह लिखते हैं, लेकिन वहाँ वैसे मतलब जो यूनिक कैरेक्टर है उसमें सी कैसे है, घुमाव इसमें है नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन, 3 स्ट्रेट लाइन, 4 स्ट्रेट लाइन, 5 स्ट्रेट लाइन, इतने स्ट्रेट लाइन से अक्षर को लिखा जाता था, उसमें कोई घुमाव उमाव नहीं होती थी। ओके, इसमें 2 एक्स्ट्रा भी था, एक TH है और NG है, इसको ऐसे लिखते थे। ओके, अलग अलग प्रकार का रहता है, ये पुराने ज़माने का है। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। Many of these letters are found on weapons. Weapons मतलब होता है हथियार, such as arrows, axes, knife handles, swords, etc. इनमें से कई अक्षर जो यूनिक अल्फ़ाबेट है, उनमें से जो कितने भी अक्षर थे, मतलब बहुत सारे जो ऐसे अक्षर थे, ओके, वह अक्षर जो है हथियारों, ओके, जैसे तीर, ओके, एरो मतलब क्या होता है, एरो मतलब होता है तीर, एक्सेस मतलब होता है कुल्हाड़ी, नाइफ हैंडल्स मतलब है चाकू के हैंडल, चाकू आप पकड़ते होइएगा तो उसका हैंडल रहता होगा वो, और सोर्स मतलब होता है तलवार। ओके, इत्यादि पर पाए जाते हैं। उस जमाने का, ओके, उस जमाने का जो यूनिक अल्फ़ाबेट है वो किस किस चीज़ पे लिखा रहता था? तो लिखा रहता था आपको, जैसे हथियार पे लिखा रहता था, किस किस हथियार पे? तीर पे, कुल्हाड़ी पे, चाकू के हैंडल पे, तलवार पे, और इत्यादि इत्यादि जो विपेंस थे, है ना, विपेंस मतलब हथियार, उस पे वो लिखा रहता था। सम आर टू बी सीन इन मोन्यूमेंट्स, ज्वेलरी एंड कैस्केट्स मेड ऑफ बोन्स। कुछ हड्डियों से बने कैस्केट, हड्डी जैसे जानवरों के हड्डियों से वो कैस्केट बनाया जाता था, एक प्रकार का कहिए कि कैस्केट्स मतलब ज्वेलरी कहिए या सजावट के लिए उसको मतलब सजावटी कहिए कि मतलब हड्डियों से वो सजावट का चीज़ बनाया जाता था, या पहनने वाला कुछ है हो या हथियार हो, उसे वो कैस्केट्स बोलते हैं। स्मारकों और आभूषणों में दिखाई देता है। ओके, but their messages are difficult to derive as most of them are generally symbolic. लेकिन उसके संदेश को समझना कठिन होता है, क्योंकि उनमें से अधिकतर आमतौर पर प्रतीकात्मक होते हैं, मतलब प्रतीक के तौर पे होते हैं। प्रतीक मतलब कोई चिन्ह हो गया, साइन हो गया, वह उसमें से अधिक जो मैसेज होता था, कुल्हाड़ी या तलवार या जो भी वो चाकू पर लिखा हुआ, उसको समझना बहुत ही अभी मुश्किल होता है, क्योंकि वह प्रतीकात्मक है, मतलब वो चिन्ह के रूप में उसमें अंकित किया गया है। अब उस पर क्या लिखा हुआ है, क्या संदेश देना चाहता है, वो अभी तक पता नहीं चला है। आगे चलकर अगर कोई साइंटिस्ट होंगे, आप लोगों में से भी कोई हो सकते हैं, इस पर रिसर्च करेंगे तो पता हो सकता है। अभी फिलहाल उसके बारे में पता नहीं है। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। After the 6th century, the spread of Christianity led to the gradual use of Roman script. ओके, छठवीं शताब्दी के बाद ईसाई धर्म के प्रसार ने रोमन लिपि के क्रमिक उपयोग को जन्म दिया। एक लिपि है जिसका नाम है रोमन लिपि। ओके, जैसे हम लोग जो हिंदी लिखते हैं वो कौन सी लिपि होती है? देवनागरी होती है। और अभी का जो इंग्लिश होता है वो कौन सी है? तो हम लोग रोमन लिपि, मतलब इंग्लिश जो है अभी इस्तेमाल करते हैं वो रोमन लिपि ही होता है। ओके, तो एक लिपि है जिसका नाम है रोमन लिपि, और यहीं से आया है। छठी शताब्दी के बाद इंग्लिश में जो एक लिपि उसे कहते हैं जो आपको जैसे एक नियम के तहत आपको लिखने, पढ़ने और उसको समझने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है,
या एक कहो एक वे ऑफ मतलब सिस्टम वे है, एक सिस्टम है लिखने का, उसी को लिपि कहते हैं। जैसे यह एक कलम है, दिस इज ए पेन, यह एक लिपि है, ऐसे ही लिखा जाता है। अब ऐसे कोई नहीं लिख सकता है दिस ए पेन इज, ऐसे कोई लिख नहीं सकता। तो लिपि का मतलब आप मेरे समझ से समझ गए होइएगा। आगे देखिए, एज दिस वाज द राइटिंग ऑफ लैटिन रिलीजियस टेक्स्ट, क्योंकि यह लैटिन धार्मिक ग्रंथों की लिखावट थी। ओके, जो लैटिन जो था वह किसकी लिखावट थी? तो धार्मिक जो ग्रंथ होता है, ये जो रिलीजियस मतलब धार्मिक और टेक्स्ट मतलब जो होता है ग्रंथ, जो धार्मिक ग्रंथ है उसकी जो लिखावट थी वह कौन से भाषा से लिखी गई थी? तो लैटिन भाषा से लिखी गई थी। द रोमन अल्फाबेट एडॉप्टेड बाय द एंग्लो सेक्शंस, रोमन वर्णमाला जो है एंग्लो सेक्शन द्वारा अपनाई गई थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि रोमन जो लिपि है या रोमन जो अल्फाबेट है वो किसके द्वारा अपनाया गया था? तो ये एंग्लो सेक्शंस के द्वारा अपनाया जाने वाला अल्फाबेट था। ओके, passed through some variation before it reached its present shape in modern English, आधुनिक अंग्रेजी में अपने वर्तमान प्रारूप तक पहुंचने से पहले कुछ परिवर्तन से होकर गुजरी थी। कौन गुजरी थी? रोमन अल्फ़ाबेट जो है, जो अभी रोमन अल्फ़ाबेट हम ABCD जो लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, ABCDE, ये जो अल्फ़ाबेट है G और भी है। ओके, तो ये जो है इसमें जो रोमन जो अल्फ़ाबेट था जो शुरुआत में यूज हुआ था वह कुछ उसमें बदलाव हुआ था। ऐसा नहीं है कि जो शुरू में जैसा था, मतलब उसमें 5वीं 6वीं शताब्दी के बाद जो इसका यूज हुआ, तो वो जो यूज हुआ उसका जो मतलब अभी जो आप देखते हैं ABCD जो ए आप लिखा हुआ है, इसमें उस जमाने के ABCD से थोड़ा सा परिवर्तन करके ही इसको लिखा गया है। ओके, ऐसा नहीं है कि उस समय जैसा ABCD था अभी भी ऐसा ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। The old sections forms were superseded by French characters, okay, and some new letters were added to the alphabet such as Q, ये बड़ा Q है, छोटा Q, बड़ा W, छोटा W, बड़ा J, छोटा ABCD का J। After the Norman conquest of AD 1066, AD 1066 में नॉर्मन के विजय होने के बाद पुराने सेक्शंस को फ्रांसीसी अक्षरों द्वारा हटा दिया गया था और कुछ नए अक्षर जैसे कि क्यू क्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू, जे जे को वर्णमाला में जोड़ा गया था। मतलब जो 1066 ईस्वी में, आपको पता है कि 1066 ईस्वी में पहले वीडियो में मैंने ये चर्चा हुई है, इसलिए बोल रहे हैं कि पहले वाला अगर वीडियो नहीं देखे होइएगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे है कि 1066 ईस्वी में जो नॉर्मन लोग इंग्लैंड में आक्रमण किए थे तो वहाँ पे एंग्लो सेक्शंस का राज चलता था। ओके, तो ये नॉर्मन के विजय होने के बाद, नॉर्मन जब विजय हो गया 266 में, और 266 में 449 में एंग्लो सेक्शंस वहाँ पर विजय हुआ था। 449 से 266 एंग्लो सेक्शंस का था। उसके बाद 266 में कौन? नॉर्मन ने, नॉर्मेंडी के निवासी को नॉर्मन बोलते हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को ये बताया था। ओके, तो ये नॉर्मन जो विजय हुआ तो पुराने सेक्शंस के रूपों को, मतलब पुराने जो एंग्लो सेक्शंस का जो रूप था को फ्रांसीसी अक्षरों द्वारा हटा दिया गया। फ्रांसीसी अक्षरों द्वारा क्यों हटा दिया गया? क्योंकि जो रोमन था और नॉर्मन जो था या नॉर्मन जो है वह नॉर्मेंडी के निवासी है, और नॉर्मेंडी जो है वह अभी या उस समय वर्तमान में या उस समय कहिए तो वो फ्रांस का क्षेत्र था, या अभी भी फ्रांस का ही क्षेत्र है। तो वहाँ के लोग जब एंग्लो सेक्शंस पे आक्रमण किए, इंग्लैंड गए, तो फ्रेंच भाषा ही बोलेंगे और वहाँ फ्रेंच वर्ड्स ही वो बोलेंगे और फ्रेंच वर्ड्स का ही वहाँ पे इस्तेमाल वो करेंगे। ओके, तो उस जो
एंग्लो सेक्शंस का जो ABCD था, अल्फ़ाबेट था, उसमें से कुछ लेटर्स को हटा दिया और कुछ नए लेटर्स को जोड़ा। और वो नए लेटर्स कौन कौन हैं? Q, WW, J, इस सबको जोड़ा गया। ओके, चलिए फॉरेन इन्फ्लुएंसेज ऑन ओल्ड इंग्लिश। The story of English is a story of repeated intrusions of foreign elements into the English vocabulary. अंग्रेजी की कहानी अंग्रेजी शब्दावली में विदेशी तत्वों के बार बार घुसपैठ की कहानी है। ओके, From the earliest times, the country had been subjected to successive aggressions by foreign invaders. Invaders मतलब आक्रमणकारी, such as the Romans, French and Scandinavians. शुरुआती समय से ही देश विदेशी आक्रमणकारियों, जैसे शुरुआती समय से ही जो देश था, मतलब इंग्लैंड जो देश था, वह विदेशी आक्रमणकारियों जैसे रोमन, फ्रेंच और स्कैंडिनेवियाई द्वारा लगातार आक्रमणता के अधीनकृत था। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। अर्लियर दे ब्रॉट देयर ऑन लैंग्वेजेज। पहले वे अपनी खुद की भाषा लाए। पहले वे क्या किए? पहले खुद की भाषा लाए। ओके, बट लेटर बिस्टोर्ड और इंग्लिश ए फेयर शेयर ऑफ देयर वोकेबलरी। लेकिन बाद में अंग्रेजी में अपनी शब्दावली का एक उचित हिस्सा प्रदान करके अंग्रेजी के सामने नतमस्तक हो गए। मतलब जितने भी लोग आए, जैसे रोमन ही आया था तो वो फ्रांस, मतलब वो फ्रांस का क्षेत्र है नॉर्मंडी, तो फ्रांस से इसी भाषा लेकर आए, लेकिन बाद में वो क्या किए कि अपना आप को सरेंडर कर दिए। कुछ फ्रेंच भाषा इंग्लिश में मतलब शेयर करके, कुछ फ्रेंच भाषा को इंग्लिश में जोड़कर और इंग्लिश को वह अपना लिए। ओके, इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस वेर लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन। पुरानी अंग्रेजी की अवधि में दो प्रमुख प्रभाव लैटिन और स्कैंडिनेवियाई थे। ओके, ये आपका जो रेड है, ये रेड में लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका। ओके, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। बुक लेके जब भी अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पढ़िएगा, तो बुक लेके पढ़िएगा, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ओके, याद रहेगा ज़्यादा। तो जैसा आपको सहूलियत हो वैसा कीजिएगा। ओके, तो पुरानी अंग्रेजी की अवधि में दो प्रमुख प्रभाव लैटिन और स्कैंडिनेवियाई थे। ओके, तो फिलहाल इतना ही। ओके, अगर आपका मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि अगर मैं कोई भी नया वीडियो डालूँगा, और डालूँगा क्या 2-3 दिन, 1 दिन या रोज़ मैं एक नया वीडियो ज़रूर डालूँगा। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक रोज़ आपको एक नया वीडियो मिलेगा। रोज़ या एक दिन बीच करके भी मिल सकता है। तो सब्सक्राइब अगर किए रहिएगा तो आपको नया वीडियो अगर आएगा तो आप उसको देख लीजिएगा और आपका वीडियो छूटेगा नहीं, आपका सिलेबस वैसे ही चलता रहेगा। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।